अब देखिए आगे। ये देखिए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। बैरियर क्या था? तो एनर्जी फैक्टर, जिसमें आया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा बैरियर था ओरिएंटेशन फैक्टर, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिजन थ्योरी ई जेड इंटू पी, क्या बोलते हैं इसको? ए, आर्हेनियस कांस्टेंट, और ई ए बाई आर टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। तो आज से स्टार्ट करना है इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड इफेक्टिव, और यहां देखो जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय reactant molecule so that they form product per unit time per unit volume known as effective collision frequency. Z effective is equal to fraction of molecule undergoing in effective मतलब collision into Z, है ना। और इनटू क्या लिखे थे? P, ओरिएंटेशन फैक्टर। जहां पर एफ था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एफ था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। और एफ का एक फॉर्मूला भी बताए थे, ए बाई आर टी, ठीक है। जहां पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आगे यही पढ़ना है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी।
लिख दिए। अब थोड़ा सा ये बाई आर टी को समझ लो कहां से आया होगा ये थ्योरी किस पर बेस्ड था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। एक इक्वेशन है वहां पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये एन बराबर पी वी बाई आर टी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम को क्या कहते हैं? वर्क डन नहीं कहते जी। प्रेशर गुना वॉल्यूम को वर्क डन कहते हैं। डेल्टा भी होता है, डायमेंशनली करेक्ट है। प्रेशर फोर्स इनटू एरिया इनटू फोर्स बाई एरिया। वॉल्यूम एरिया गुना डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं या लेंथ लिख सकते हैं। एरिया एरिया कट गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को लिखा है ई ए बाई आर टी, है ना। और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, वही ई ए बाई आर टी लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर गोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन, ई ए बाई आर टी नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, क्लियर है? लिख दिए। हो गया जी। अब इसी से आगे आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन बना ना, इसको सॉल्व किए हैं आर्हेनियस साहब। क्या इक्वेशन बना था याद है? कल लिख के भेजे, के बराबर ए इंटू ई ए बाई आर टी। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। एल एन के बराबर एल एन ए प्लस माइनस ई ए बाई आर टी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब ये क्या बन गया? एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब एल एन को सॉल्व करने के लिए लॉग लगाना पड़ता है, 2.303 लॉग। अब देखते रहना, जहां जहां एल एन लिखा हुआ है वहां वहां हम लोग लॉग ले लेंगे। तो लॉग जब लेंगे तो साथ में ये गुना भी तो करना पड़ेगा। 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। ठीक है,
अब डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2.303। तो जरा देखना, लॉग के बराबर लिख सकते हैं क्या, लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT लिख सकते हैं क्या? ये इक्वेशन से आप मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना, के निकाल सकते हैं। आर तो कांस्टेंट ही होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना रहता है। ये रिएक्शन में लिख ही देगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। लिखिए लिखिए, पानी दीजिए। खुला में होगा, क्या कर दें? देखो, अरे पढ़ लो, कुछ काम यही देगा, वो सब लोग करते हो, सबसे कुछ होने वाला ना है। ठीक है, शांति से पढ़ लो, बाकी सब तो करके सब थक गया, तुमसे आगे सब नहीं किया है क्या? तुम ही एक अकेले कर रहा है, ऐसा कुछ थोड़े ना है। तो कितना बिरले बिरले ये सब मस्ती कर 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 करके अभी ट्रैक्टर चला रहा है। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 RT, बड़े इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ये खुद भी आ जाता है परीक्षा में वैसे ही कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस इक्वेशन। उसमें काम ये किया रहता है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस या लॉग ए बराबर, मतलब इतने ही अक्षरों में इधर उधर करके आपको पूछ देता है, 4 ऑप्शन बन जाता है। एग्जैक्ट वो याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 R गुना 1/T। देखो ये इक्वेशन, अरे करेगा बदमाशी, वही करने आए हैं।
काहे मुंह उठा के चल आता है यार, जब पढ़ना नहीं रहता है तब। यहाँ आता है किस लिए हो? पढ़ने के लिए आते हो या यही करने के लिए आते हो? मतलब सोच के आना चाहिए ना घर से कि पढ़ने जा रहे हैं, तो झोला लेकर के पहुंच जाता है। नहीं पढ़ना रहता है तो नहीं आइए। अब क्या 11th में है आप, जो समझाएंगे अब सोच के आइए, यदि पढ़ना है तो ठीक है और नहीं पढ़ना है तो घरे में रह जाइए, लाइब्रेरी में जाके ऑनलाइन क्लास करिए, ज़्यादा बेटर है। इसे समझिए ना, बर्बाद करते हैं आप, अपना करते हैं, बाकी लोगों का करते हैं, साथ में मेरा भी कर देते हैं। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t। एक बात और समझ लो, समझना ये है कि अब 2-3 महीना 4 महीना बचा हुआ है, तो बेइज्जती से क्या फायदा? अब समझाने का भी कोई टाइम नहीं है। यदि पढ़ना है तो ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो क्या समझना है कि मेरा पैसा डूब गया। सीधा सीधा बात है, घरे में रहिए आराम से। नहीं समझे? जो लोग समझता है कि हमारा पैसा फंस गया, ऐसे सोच के घरे में रहिए। हमको डिस्टर्ब कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। एकदम सोच के आइए कि जाते हैं आज पढ़ेंगे, आज सर जो बताएंगे वो एकदम से पढ़ लेंगे। कोई फ्रेंडली माहौल यहाँ रहने वाला नहीं है, ठीक है? आप वो अब उसके लायक ही नहीं है, सीधा बात है ना। तो वो सब के चक्कर में मत रहिएगा कि जाते हैं ऐसे ही मस्ती करके चलाएंगे। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर गुना 1/t। अब देखिएगा आप, लॉग के को बाई लेते हैं, ये हो गया सी, प्लस लिखते हैं एम इंटू एक्स। एम हो गया आपका ये पूरा टर्म, और एक्स हो गया ये टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, लॉग के, लॉग के इज ए फंक्शन ऑफ 1/t। log k is a function of 1/t। log k is a function of कितना? 1/t। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, log k और 1/t के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप, एंड इंटरसेप्ट क्या होगा? log a। ठीक है, तो दिस इक्वेशन फॉलो equation of a straight line with नेगेटिव स्लोप। कितना है स्लोप का वैल्यू? माइनस ई ए बाई 2.303 आर, एंड इंटरसेप्ट इज log a। the graph in between log k and 1/t is a straight line। अब देखिए आप, log k और 1/t के बीच ग्राफ खींच देते,
निगेटिव स्लोप कहने का मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, स्लोप का वैल्यू माइनस ए बाई 2.303 आर, और ये पूरा इंटरसेप्ट कितना के बराबर, log a के बराबर। ग्राफ देख के भी पूछता है आर्हेनियस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, तो ये कोऑर्डिनेट से ही पता चल जाएगा, ये खाली log लगा देना है ना। जैसे मान लिया कि 10 है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो 0 से 10, log a का वैल्यू log 10 बराबर आंसर इज 1। कितना आसान पूछता है, ये सब पूछा हुआ है इधर के आईआईटी में 2-3 साल में। कभी कभी इसका एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है, स्लोप का वैल्यू दे देता है, बोला ये ग्राफ पे लाई कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, स्लोप का वैल्यू इतना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर सीधा सीधा यहां दिखाई दे रहा है माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 2.303 है ना, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाए। ठीक है, ये 2 की पॉइंट है जो सामने से आपको नहीं दिखता है। एक तो इस पर पूरा न्यूमेरिकल होता ही है, लिखिए, मना कर रहे हैं ना तुमको। नाउ के है रेट कांस्टेंट, और ये एक रिएक्शन का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। रेट कांस्टेंट है, एक रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होता है। इस एक बात पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करिएगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बदलेगा, है ना। बाकी रेट ऑफ रिएक्शन 6-7 बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा, तो नेचर पे, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे। ये पानी का बोतल फिर से कैसे आ गया रूम में, सब लो पानी का बोतल, लो, काय के लिए लाए हैं, यहाँ बैठ कर करके ऐसी मजमा लगा रहे, वो रखिए उधर।
तो उस लायक है, बैठेगा पानी पी करके पढ़ेगा, गधा सब। के जो है रेट कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे। रेट ऑफ रिएक्शन तो 5-6 बातों पे डिपेंड करता था, जिसमें नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, सनलाइट, सनलाइट का वेवलेंथ, सनलाइट का ड्यूरेशन, और सनलाइट की इंटेंसिटी। लेकिन रेट कांस्टेंट सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो अगला पॉइंट है ये, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। अब देखिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t लिखते हैं। तो जब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो लॉग K1 लिख देते हैं, और यहां पे T1 लिख देते हैं। लॉग K2 जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर 1/T2। ठीक है, क्या बदले, रेट कांस्टेंट। यहां पर क्या बदलने से बदला, टेम्परेचर। नाउ लॉग K2 माइनस लॉग K1 कर दीजिए, तो K2 बराबर है लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर T2 लिख देते हैं एक ही साथ, माइनस लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर T1। अब इसको फॉर्मेट कर देते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बटा बी। तो log K2 बाई K1 बराबर log A माइनस ए बाई 2.303 आर T2 माइनस log A प्लस ए बाई 2.303 आर T1। तो log A से log A कैंसिल हो गया क्या, तो log K2 बाई log K1 कर देते हैं, बराबर ए बाई 2.303 आर T1 माइनस ए बाई 2.303 आर T2। तो log K2 बाई K1 बराबर ए बाई 2.303 आर कॉमन ले लेते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2। तो log K2 बाई K1, एक तो यही फॉर्मेट में याद रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में इसको सॉल्व करके आता है, ए बाई 2.303 आर। हालांकि हम सजेशन नहीं देंगे, इसको याद रखना, T1 T2 और T2 माइनस T1, है ना। इसके ऊपर वाला ही ध्यान रखना, जिनको याद करना है वो यही करिएगा।
क्या है कि ये T1 माइनस T2 ऑप्शंस में रहता है, ये ऊपर ये नीचे रहता है ना, तो ये रटिएगा तो कंफ्यूजन होगा, सीधा वही 1 - T1 माइनस 1/T2 जैसा है वैसे ही है ना। अरे चार ऑप्शन बनाता है, चारों गलत तो बनाता नहीं, रहता तो चारों में यही है, लेकिन वो करेगा क्या, T1 माइनस T2 कर देगा, T1 इंटू T2 बाई T2 माइनस T1 कर देगा, तो ये सब करता है, तो रटने के लिए ये ना है। लिख दिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये समझेगा, इस सब पर क्वेश्चन है ना, इन सब पे न्यूमेरिकल होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट कितना आएगा, बढ़े। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी E A, इसमें ये समझना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा, ग्राफिकल मेथड से समझना है इसको। इधर में एनर्जी है,
और इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। कोई रिएक्शन समझेगा ठीक से, रिएक्टेंट होगा। मान लेते हैं कि A+B कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाया। अब इतना ज्यादा काहे मान लेते हैं, खाली आर ही मानते हैं। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाया, तो रिएक्टेंट भी कुछ एनर्जी पे होगा। यहां पर देखिएगा रिएक्शन में हीट करना लिखा रहता है ना। हम बताएं आपको कि हर रिएक्शन में आपको कोई ना कोई टेम्परेचर लगता है। अब चाहे उसको आप सेक करके दे दें, चाहे कैंडल जला करके रिएक्शन करा ले, चाहे बंसन बर्नर पे रख ले, चाहे 13 दिन तक गर्म करें, रिएक्शन में एनर्जी तो लगेगा ही। क्योंकि पहले बॉन्ड टूटता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का और फिर बॉन्ड नया बनता है। इट में भी कि एनर्जी रिलीज भी हो जाए रिएक्शन होने के बाद, और रिएक्शन होने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में रिएक्शन को एनर्जी देना पड़ता है। तो सुनिएगा, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है ना, 0 से 50 जूल वगैरह कुछ होगा। इस एनर्जी देने के बाद ऐसे, ये क्या हुआ, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कॉलिजन थ्योरी में पढ़े कि कम से कम वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करे तो प्रोडक्ट बन जाए, तो उसके लिए उसको रीच करना है थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो एनर्जी जितना भी रिएक्टेंट का है उसको हम लोग कहां पे पहुंचा देंगे, थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पे, ताकि वो प्रोडक्ट बनाए। तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस वन इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब जैसे घर में आप एलपीजी जलाते हैं है ना, तो ब्यूटेन जलता है, तो ब्यूटेन के पास में जितनी भी एनर्जी है, आप मैच स्टिक जलाएंगे या लाइटर जलाएंगे तभी तो वो जलना स्टार्ट करेगा। तो आपने यहाँ पे एनर्जी ऑफ ब्यूटेन रखा और आपने उसमें मैच स्टिक जलाया, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, एंड देन वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। यहां पे आपका है एवरेज एनर्जी ऑफ, एवरेज एनर्जी ऑफ क्या बोलो, प्रोडक्ट। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा ना हमें बाहर से, दैट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो बाहर से देना पड़ा उसी को बोल रहे हैं कौन सा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। The minimum amount of energy which must be supplied from outside to the reactant molecule so that they reach at threshold energy called as activation energy. Mathematically, threshold energy minus average energy of reactant called as activation energy. क्लियर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, है ना, सो दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रीच एट थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल भाषा में कहता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को बाहर से देना पड़ता है ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी और बातें हैं, लेकिन पहले तो डिफिनीशन।
the minimum amount of energy which given to the reactant molecule from outside भी लिखेंगे, from outside to reach at threshold amount of energy. Known as activation energy. सुनो, यही जो लिखना पड़ा ना हम लोगों को, क्योंकि ये आउटसाइड, वो आउटसाइड नहीं लिख के हम लोग लिख सकते हैं कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, जो किताबी भाषा में लिखा है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब बाहर से देना है, ठीक है। ये ऑप्शंस में आता है कि आउटसाइड से ही देना है एक्टिवेशन एनर्जी, जो बाहर से ही देना पड़ा, मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं। तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिफिनीशन को और करके लिख देना है दूसरा, द मिनिमम मिनिमम क्यों लिखा रहता है? वो इसलिए कि इसको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी पे बस पहुंचा देना, इससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा एनर्जी आप देते भी हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी में चला गया, है ना, उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं। इसीलिए तो रिएक्शन में देखना रिस्ट्रिक्शन रहता है, हीटेड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी किसी में रेंज रहता है, रिएक्टेड एट 273 से 278 केल्विन, 5 डिग्री का रेंज है, उतना में ही रिएक्शन हो जाता है, बाकी का एनर्जी देने की जरूरत नहीं। अब दे भी नहीं पाते ना, एक्चुअली में करना होता है हीट, और हीट करके टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो रिएक्शन होना शुरू हो गया, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो अब तो रिएक्टेंट ले ही नहीं रहा एनर्जी, आप जो दे रहे हैं वो इवॉल्व हो जा रहा है। इसीलिए मिनिमम, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum extra amount of energy that required by the reactant molecule to reach at threshold energy known as activation energy. नीचे वाला डिफिनेशन टिक लगाइएगा, रटने वाले लोग उसी को रटिएगा, समझने वाले के लिए तो दोनों ठीक ही है, एक ही बात है, लेकिन जो सोचता है कि हम रट के एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन लिखेंगे वो नीचे है, बोर्ड वाला डिफिनेशन, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सीधा। हिंदी में आप इसको समझिए प्रेरक की एनर्जी। आप
से यदि कोई काम करवाना है तो आप में एनर्जी देना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। तो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी पे आप उस काम को कर दीजिएगा, जो हमें बाहर से देना पड़ा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है ना। इसी को कहते हैं लोग, फलना काम नहीं करता, एक्टिवेट करो, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लगाओ। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन को शुरू करने का एनर्जी है, जो बाहर से ही देना पड़ता है। लिख दिए, आगे बताना है। अब देखिए, आप ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला। मान लेते हैं कि यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 100 जूल था, मान लेते हैं। तो एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट 50 जूल है क्या? तो रिएक्टेंट 100 जूल पे था, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन हो गए, प्रोडक्ट 50 जूल पे है, तो बाकी का 50 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी यही ना है। और यही 50 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन होने के बाद रिलीज होता है। यानी कि रिएक्शन का नेचर क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये वाला डेल्टा एच क्या बता रहा है? इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और क्या बता रहा है? ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात होता है, सर ये तो नीचे लेके आए, तो कभी क्या ऊपरे रह सकता है क्या? तो बिल्कुल रहेगा, है ना। इट में भी कि प्रोडक्ट की एनर्जी यहीं पे रह जाए। तो ये 100 जूल है, अब प्रोडक्ट की एनर्जी इधर ही टक जाएगा 200 जूल। तो यहाँ पे 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, बना के कहते हैं, अभी लिख दीजिए। हाँ, आप नीचे देख रहे थे तो कैसे समझिएगा, है ना। बोलते हैं तो सुनना चाहिए। क्या बोले, एक बार और बोल देते हैं। हमने बताया कि रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी थी यहां पे, मान लेते हैं 100 जूल, और ये रिएक्शन हुआ यहां पे थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। देन आफ्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी बनाए हैं यहां पे, 100 से कम ही ना होगा, 50 जूल। तो चेंज इन एनर्जी जब निकालते हैं तो 50 माइनस 100 कितना जूल? और रिएक्शन में एनर्जी नेगेटिव में आए तो कैसा रिएक्शन कहलाता है वो? मतलब क्या कि 50 जूल एनर्जी रिलीज हो गया,
तो यदि ये ऐसा ग्राफ है तो ये डेल्टा एच बताता है इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जो आता है निगेटिव में, और ये किसके लिए आता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जल्दी से कोट करिए, अभी बहुत ग्राफ बनाना है जी, 4-5 को। अब खाली कॉपी पे इसने ग्राफ दिखेगा 2-3 पेज। अच्छा, इस संडे को एनडीए का परीक्षा है, लोग दे रहे हैं आप लोग? कि संडे को क्लास नहीं रखना पड़ेगा तो। अब देखिए, सुनिएगा, ये देखिए ग्राफ बनाए, यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी यहां से ऐसे बढ़ा रहे हैं और इसकी एनर्जी यहां से ऐसे। बताइए, ये वाला डेल्टा एच इधर 100 जूल, उधर 150 जूल मान लेते हैं एनर्जी, ये क्या लिखेंगे बताओ? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इधर क्या लिखेंगे? एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये 100 जूल और ये 150 जूल। डेल्टा एच क्या होगा? 100 माइनस 150 नहीं, ये 150 प्रोडक्ट का एनर्जी। अरे तुम लोग थोड़ा सा भी पुरनका बात याद रखता है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दिमाग में ये सब बात आए ना फट से फट, तब ना होगा। एंथैल्पी बोल रहे हैं तो अब एंथैल्पी कुछ ही होता है ना, हर दिन वैसी कुछ ही होता है। तो एकदम थोड़े ना ऐसा था कि कोई बातें विचार नहीं अभी तक हुआ, एबीसीडी पढ़े पर हम में पहुंच गए। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना है बताओ? माइनस, बराबर कितना है? रिएक्शन कैसा है? पिछले बार यही किए थे, 50 माइनस 100 किए थे। प्रोडक्ट की एनर्जी 50 थी, रिएक्टेंट की एनर्जी 100 थी, -50 आ गई, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। अब रिएक्शन कैसा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये बताता है, और ये बता रहा है यहाँ पे एंडोथर्मिक। तो जो अभी में अभी जीते हैं ना, जो पिछली बात को भुलाना चाहते हैं, वो देखिएगा, ग्रफा जब टंगल था तो एंडोथर्मिक, और जब लटकल था तो एक्सोथर्मिक, है ना। बस इतनी ही बात। ऊपरे में टंग गया एंडोथर्मिक, नीचे लटक गया एक्सोथर्मिक, और क्या कर सकते हैं? ये एनर्जी किस क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैथमेटिकली और भी एक बात लिख दें, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
लिख दिए। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है 150 जूल, रिएक्टेंट की एनर्जी 100 जूल। यानी रिएक्शन के दरमियान ये एनर्जी अब्जॉर्ब किया, इसलिए रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। इसके पिछले वाले ग्राफ में रिएक्टेंट की एनर्जी 100 जूल, प्रोडक्ट की एनर्जी 50 जूल। इसका मतलब 50 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन के समय रिलीज किया, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। वो फॉर्मूला साइन कन्वेंशन बताता है कि डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। क्लियर। अब देखिए, कभी कभी रिएक्शन ऐसा होता है A+B है ना, और यहां एक ट्रांजिशन फेज बनता है AB के बीच। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है AB। जैसे एक रिएक्शन बता रहे हैं, एग्जाम्पल सी है, मोर एग्जाम्पल करके लिख। अभी आप देखिएगा CH3Cl प्लस NaOH, ठीक है। आप देखिएगा ऐसे CH3 ऐसे ऐसे Cl और ऐसे ऐसे OH, ये ट्रांजिशन स्टेट है ना। कैसे है वो तो अलग से रिएक्शन जब पढ़ाते हैं तब बताएंगे। फिलहाल ये बताना है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बीच में इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच वाला फेज है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अब जो है फाइनली ये रिएक्शन बन जाएगा CH3 और OH। कोई एक आध को देखे ऐसा रिएक्शन ना, ये सब का ही देखिएगा, ये सब गंदा बात होता है। अल्लाह अपने से भी कुछ कॉपी पेज किताब का ना चेंज करना है। ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। TS लिखाता है शॉर्टकट में। अब देखो क्या होना है इसमें, ये यहां पे क्यों बताया जा रहा है वो समझिएगा। इस रिएक्शन को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है इसका, है ना। इस रिएक्शन का क्या बनाना है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं कि एनर्जी के हिसाब से इस रिएक्शन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते देखो ऐसे, एनर्जी और ये इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखेंगे यहां पे सब। इसको आपने पहुंचा दिया कहां पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी पे, बाय गिविंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हीट कहने का मतलब बंसन बर्नर पे गर्म करना है। रिएक्शन वेसल होता है, टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब लेकर के दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं और उसको रिएक्शन वेसल में क्या करते हैं? बंसन बर्नर पे गर्म करते हैं। नहीं गर्म करना पड़ा तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेक करते हैं, मतलब हिलाते हैं ताकि वो पूरा मिल जाए, तभी तो रिएक्शन होगा। तो जो सेक करते हैं आप,
उससे फ्रिक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जाता है, उसमें आने एनर्जी जाता है, तो ये पहुंच जाता है कहां पे, थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पे, जहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बीच में आ गया ट्रांजिशन फेज, और ट्रांजिशन फेज के बाद फिर से उसको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है, और फिर वो जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, यहां से चले, ये एक्टिवेशन एनर्जी 1 होगा इस प्रोसेस में, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर जो स्टेट बना है उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पर जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसका थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यही है। अब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे CH3Cl प्लस NaOH, इसकी एनर्जी यहां पे लिख देंगे CH3OH की एनर्जी है ना, और ये यहां पे ट्रांजिशन फेज है जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का, CHHCl इधर में, ठीक है। लिखिए, इसको बोलेंगे इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये कौन सा एनर्जी था, थ्रेशोल्ड।
लिख दिए। और ये चीजें नीचे भी रह सकता है और ऊपर भी हो, वो इंथाल्पी ही बताएगा। रिएक्टेंट से नीचे भी रह सकता है, रिएक्टेंट से ऊपर भी रह सकता है। वो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक बताने के लिए होता है ना। ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, बोलिए, कैसा रिएक्शन है ये? डेल्टा एच नीचे आ गया, एक्सोथर्मिक, है ना। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। क्या दीवान साहब, मजा आ रहा है वहां बैठ के? बैठ भी जाते हैं, अब बाहर में कहते भी हैं कि सब लफुआ वही बैच में है। उनके मुंह ही पे कह रहे हैं, वो वहीं पे बैठते हैं आप ही लोग के साथ, और खुलेआम कहते हैं सब लफंगा वहीं पे है। कोचिंग का बदनामी करने के लिए काफी नहीं है ये सब। आपको क्या चाहिए, इधर आके बैठना चाहिए। तो आप ना बचिएगा कि पूरा दुनिया खराब है आप अच्छे हैं, ऐसा बोलने से हो जाएगा। दुनिया खराब नहीं है, उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप खराब है, बचना आपको है। हाँ, 135 करोड़ की आबादी है, 140। और जानते हैं, मात्र इतने पॉपुलेशन में 5 से 7% को फोर व्हीलर है। आप सोचिए, 140 करोड़ में 14 करोड़ लोग, 10% होता है, यानी 8 से 10 करोड़ पॉपुलेशन को सिर्फ फोर व्हीलर है। अब बताइए कि कितना आदमी को खराब कहे, या सब अमीरे हैं ऐसा बोल दिया जाए। 140 करोड़ में 8 करोड़ गाड़ी है, मतलब 132 करोड़ के पास में अभी भी फोर व्हीलर नहीं। तो वो सब कहे कि सब अमीरे हो गए, आजकल तो सबके गाड़ी है। और जो गाड़ी वाला कहे तो कहे कि सब आदमी फालतुए, ये सब का कोई वैल्यू है। तो ये दोनों बतवा गड़बड़ है, ये दोनों बात ही ना उचित है। ना गाड़ी वाला ये बात बोल सकता है और ना बिन गाड़ी वाला ये बात सोच सकता है कि सबको बहुत पैसा हो गया है ना। तो आप कहाँ पे लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, ये बात सुने, देखिए बचवा सब अपना ही है। कोई किसी के बारे में कह देता है कि वो बड़का लफंगा है, थोड़ा सा भी लगे दुख तो होता ही है ना। और उसी में साथ मिला हुआ तो और बड़ी दुख होता है, मतलब ये विश्वासघात जैसा है ना। विश्वास है नहीं, ये विश्वासघात जैसा है। और बाकी जो अगल बगल वाले हैं ना, उनको समझाते हैं ये बोल के कि आप लोग थोड़ा बिहेव ठीक करिए, नहीं तो सब लफुआ लफाड़ कहता है। कौन कहता, तूने मुंह पे कहेगा तब होगा, यही बोलने से तो लफुआ हुआ। शांति। अब समझो बात को, हम समझाने के लिए कहते हैं, हमको आपसे थोड़ा कंसर्न रहते हैं हम, इसलिए ये सब बात बोल देते। मतलब नहीं रहता तो फिर क्यों बोलते। सुनिएगा, ये देखिए ऊपर उठा दिए, ये देखिएगा नीचे कर दिए, ये देखिएगा ऊपर कर दिए, ये देखिए आप नीचे कर दिए, फिर ऊपर कर दिए, फिर नीचे कर दिया। बोल रहा है एक रिएक्शन का ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है।
कितना ट्रांजिशन स्टेट आया होगा इसमें? अब बताइए, एडवांस जैसे परीक्षा में पूछता है, अरे हम लोग कहेंगे इतना आसान सवाल, 5 नंबर आ गया, झूठेगा यार तुमको, है ना? तो सिर्फ आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ना बनेगा। क्या था नहीं था पता नहीं चला, बाप रे ऐसा का ग्राफ आया था। क्या है ये? ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर रिएक्शन पहुंचा एक स्टेट पे, और फिर रिएक्शन का क्या आया? ट्रांजिशन स्टेट 2। इसीलिए ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें करनी होती है कि जो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में हो, एक से ज्यादा तो हो सकता है 2 स्टेप में, पिछला वाला 2 स्टेप में था, ये 3 स्टेप में हो रहा है। 3 बार रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है, 3 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो स्टेप 1 का प्रोडक्ट होगा ये, ट्रांजिशन स्टेप 2 का, फिर जाके प्रोडक्ट बना। सब कुछ यही है जो पहले से पढ़ रहे थे आप। क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी 1, एक्टिवेशन एनर्जी 2, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? कहने का मतलब यह है कि एक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी आपको बार बार भी देना पड़ सकता है, आने जितने स्टेप्स होंगे रिएक्शन में उतना एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इधर है एनर्जी और इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। उसी में मोर एग्जाम्पल करके लिखना है, और क्या, जल्दी से। और ये बात वही है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नीचे गया कि ऊपर गया, है ना? ये जो फाइनली यहां से आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, इस पर थोड़ा और इसको क्लासिक देखने के लिए बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं। बताइए कौन सा रिएक्शन हुआ ये? एंडोथर्मिक हुआ, है ना? इसकी एनर्जी ऐसे, इसकी एनर्जी ऐसे, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। ये खुद ही सवाल है, सब ये सब सवाल है। डेल्टा एच क्या होगा इस रिएक्शन का? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। तो कहिएगा सर ऐसा कितना हो सकता है? कोई लिमिट ना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। हाँ, है ना? वो आप ही से पूछ लेगा कि कितना स्टेप का रिएक्शन है, कितना ट्रांजिशन स्टेट आया इसमें। बाकी सब कुछ सेम है बच्चा, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये है थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये इसका थ्रेशोल्ड, ये इसका थ्रेशोल्ड। हो गया?
बना दिए? टाइम हो गया ना? एक एक दिन और इसका क्लास होगा, और ये संडे को नहीं हो रहा है क्योंकि वो एनडीए का परीक्षा है ना।